अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग, वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। वी आर ऑल स्माइलिंग बिकॉज एक ज़बरदस्त हमने थ्रिलिंग चेज देखी कल पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान, वो फर्स्ट ओडीआई में, जहाँ सब बात कर रहे थे कि साउथ अफ्रीका की एक स्ट्रॉन्ग टीम है। पाकिस्तान नॉट प्रिपेयर्ड लग रही थी, बट पाकिस्तान ने सब कर दिया आउट क्लास, स्पेशली साउथ अफ्रीका को। दे वर गुड, दे वर न्यू एंड इम्प्रूव्ड, बट येस कैन दे कंटिन्यू द कंसिस्टेंसी, इस पर हम नज़र डालेंगे। पर आज के दिन तारीफ करनी है तो हमें सिर्फ सलमान अली आगा की एंड एमर्जिंग टैलेंट साइम अयूब की। सलमान अली आगा ने जितनी मेच्योरिटी दिखाई और साइम ने जिस तरह कंट्रोल रखा, दैट एमर्जिंग टैलेंट शोइंग सो मच कंसिस्टेंसी एंड मेच्योरिटी, बहुत मज़ा आया देख के। तो इन केस आपने कल मिस कर दिया व्हाट हैपेंड इन द मैच, सो लेट्स हैव अ लुक, क्योंकि ये जो चेज हमने किया है इट वाज़न्ट दैट ईजी। हम लोग 60 for 4 भी थे बाय द वे, सो थिंग्स डिड चेंज। सो एनीवे, सबसे पहले तुम्हारी बॉलर्स की भी बात करनी चाहिए जिन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया साउथ अफ्रीका को बाय 239। शाहीन शाह अफरीदी 1 for 46, नसीम शाह कुड नॉट ग्रैब अ विकेट, बट अगेन येस ऑल राउंड परफॉर्मेंस थी सलमान अली आगा की, जिन्हें लिए 4 for 32 एंड वेरी गुड ओवर बाय इब्रार। बाय द वे लेट्स नॉट फॉरगेट दैट इकोनॉमिकल ओवर था उनका भी वैसे, तो ही वाज आल्सो वेरी गुड। खैर एनीवे 239 पे हमने कर लिया था साउथ अफ्रीका को रिस्ट्रिक्ट, एंड वाइल्ड चेजिंग पाकिस्तान वाज इन ट्रबल। हमने देखा कि हमारे टॉप बैटर्स जो है वो वापस जल्दी से पवेलियन लौट गए थे। साइम अयूब के अलावा बात करते हैं, अब्दुल्ला शफीक 0, बाबर आजम 23, मोहम्मद रिजवान 1, कामरान गुलाम 4, और फिर जिस तरह सिचुएशन चेंज हुई है फ्रॉम 60 for 4 टू रियली getting the score done and getting the game done. Excellent things were happening to us that yesterday. So पाकिस्तान ने मैच जीत लिया by 3 wickets. So इस पर हम लोग बात करेंगे, and second ODI अब कल खेला जाएगा, फिर third ODI, और बड़ी अच्छी conditions और बहुत अच्छा लग रहा था पाल। So I hope यही consistency आगे चलती रही। But anyway, हमारे experts हमारे साथ हैं, जल्दी से इंट्रोड्यूस कर दूँ। मेरे साथ है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल वाजिद भट्टी, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने मुझे ज्वाइन किया है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़, एंड टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद। आई मीन राशिद, आपके पास पहले आएंगे, होता है हाउ टू हैंडल अ प्रेशर जो चेस का होता है, एंड जिस तरह सलमान अली आगा ने गाइड किया अपने कॉलीग्स को, और जिस तरह वो अपना प्रेशर हैंडल करते रहे, इट वाज अ जॉय टू वॉच। सलमान अली आगा ने बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग बॉलिंग दोनों ही की। स्पेशली बैटिंग में इतना कूल रहना आजकल के दौर में मुमकिन नहीं है। बड़े आराम से सब्र से खेले, और सामने वाले के जिसके बैट पे बॉल आ रही थी उनको भी समझाते रहे। ये उसी वक्त आता है जब आप बहुत पक्के प्लेयर हो जाते हैं, डोमेस्टिक से भी, और आप क्लब क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेली भी है, तो आपको सारे सिनेरियो का पता होता है। नेट के प्लेयर नहीं है, वो लगता है उनके खेलने के अंदाज से लगता है। पास में भी इस नंबर पे प्लेयर खेलते रहे, लेकिन अननेसेसरीली वो छक्के मारने में आउट हो जाते थे। इन्होंने ग्राफ्ट की अपनी इनिंग, जहाँ पे गैप होता था वहाँ पे 2 रन लेते थे, 1 रन लेते थे, और इस तरह तबरेज शमसी को अंडर प्रेशर डाउन द विकेट निकल के छक्का मारा, बॉल की पिच पे पहुंच गए। यहाँ से अंदाजा होता है कि स्पिनर्स में वैसे ही हम यही बोलते हैं कि पाकिस्तान में सबसे अच्छा खेलने वाले प्लेयर सलमान अली आगा हैं, जो डाउन द विकेट निकल के खेल सके। खड़े खड़े मारते हैं लोग, बहुत सारे लगते भी हैं, लेकिन उस पर कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो सलमान अली आगा विद द बॉल बैट दोनों के साथ बहुत ही बेहतरीन उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। और साइम अयूब की आप जाहिर सी बात है आगे जाके बात करेंगी, लेकिन जिस तरह से बैटिंग और बॉलिंग की है, क्रेडिट जाता है कि उनकी तारीफ तो बहुत ज़्यादा बनती है। एंड वेल डिजर्व्ड अहमद। आई मीन साइम, आई थिंक 2 words, ही वाज क्लासी, बड़ी वेल मेंटेन्ड उन्हें इनिंग्स खेली, एंड मज़ा उस टाइम आता है कि आप ऐसी इनिंग्स खेलो और आपकी टीम जीत जाए। सो वरना आपके रन्स किसी काम के नहीं। सो यस, दे वाज सो यूजफुल उनकी पूरी इनिंग्स। आई थिंक जो मैच्योरिटी उन्होंने शो किया कल की इनिंग में, मेरे लिए वो स्टैंड आउट करती है। बीइंग अ T20 प्लेयर, एक टैग लगा लेना, उसके बाद उस सारे फेलियर्स के बाद जो उन्होंने फॉर्म शो की T20 के अंदर 98 स्कोर करके, उसको पहले ही गेम के अंदर अपनी गेम से बिल्कुल हट के खेलना। एक टाइम था कि वो 2-2 बाटमान के 2-2 जो ओवर्स हैं वो मेडन खेल गए, लेकिन उन्होंने वहां भी पैनिक शो नहीं किया। लग रहा था कि उनको सिचुएशन का आइडिया है। फिर देखिए कि शुरू में बॉल जो है थोड़ा सा टेनिस बॉल बाउंस हो रहा था, टर्न हो रहा था, जैसे ही लाइट्स ऑन हुई हैं, वही बाटमान जो 2-2 मेडन कर रहा था, उन्होंने एक ही ओवर में उसको 22 स्कोर भी बटोरे। तो ये मैच्योरिटी होती है जो वक्त के साथ साथ आती है, और साइम अयूब ने जो कल मैच्योरिटी शो की है, शॉट्स तो वो जब भी खेलते हैं बहुत खूबसूरत खेलते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन जिस तरह वो गेम को लंबा लेके गए हैं, और लग यही रहा था कि टीम में सबसे सीनियर बैटर जो हैं शायद वो साइम अयूब मौजूद हैं। और ये भूलिए मत कि उन्होंने सिर्फ
बैटिंग से नहीं, उन्होंने बॉलिंग में भी आके जो अपने 8 ओवर्स किए हैं उसमें पाकिस्तान को जो टर्न मिल रहा था, उन्होंने ही डज द वर्क फॉर रिजवान। यही हम पहले भी बात कर रहे थे कि T20 के अंदर जब सब बॉलर्स की पिटाई हो रही थी तो रिजवान ने क्यों नहीं साइम अयूब को एक चांस लिया जब अबरार भी अच्छी बॉलिंग उस मैच में कर रहे थे। तो आज एक दफा फिर, पहले भी साइम ने करके दिखाया है, ना सिर्फ बैटिंग और बॉलिंग में, आज फिर जो है कल उन्होंने बॉलिंग में भी जो है अपना पोटेंशियल शो किया है। और आई थिंक जितना क्रेडिट उनको दिया जाए कम है। और ये पाकिस्तान के लिए मूविंग फॉरवर्ड इनटू चैंपियंस ट्रॉफी, जहां उनके लिए एक कंसर्न ये है कि उनके सीनियर प्लेयर बिल्कुल भी अच्छी फॉर्म में नहीं है, वहाँ एक पॉजिटिव ये भी है कि उनका एक इस तरह का प्लेयर जो फ्लेयर वाला प्लेयर है, फ्लैम्बॉयंट प्लेयर है, वो एक बड़ी जबरदस्त फॉर्म के अंदर है टॉप ऑर्डर में। एब्सोल्युटली। एंड सिकंदर, जिस तरह सलमान ने अपना कंपोजर दिखाया, कमिंग इन विद द बॉलिंग अच्छी करके, और जिस तरह वो बैटिंग पे आए, और फिर द पेयर टुगेदर साइमन सलमान, जिस तरह उन्होंने गेम चेंज किया, इट्स रियली रिफ्रेशिंग टू वॉच। आई थिंक हम लोग भी सब बहुत खुश हुए ये चीज़ देख के। हम लोग बाद में नेगेटिविटी बात करेंगे, बट दोनों के ऊपर आई वांट योर वर्ड एंड भट्टी साहब का, और फिर हम लोग जो थोड़े लोज है उस पर भी बात करेंगे। देखो, इतनी ज़्यादा कोई नेगेटिव नहीं है कल की चीज़ों, कल के मैच में। इट्स गुड, दैट्स व्हाई वी विल टॉक अबाउट इट लेटर। बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये भी गलत हुआ, वो भी गलत हुआ, बल्कि बड़ी पॉजिटिव चेंजेस आई हैं। कल रिजवान ने 7 बॉलर्स को ट्राई किया, विच वाज गुड। जो हमें बार बार यहाँ बैठ के हम सब मिलके कह रहे थे भाईजान के भाई दूसरे बॉलर्स को ट्राई करो, और उनको पता है बॉलिंग कराते रहना चाहिए ताकि उनकी रिदम बना रहे। अगर आप साइम को 4-5 मैचों में बॉलिंग नहीं देंगे, फिर अचानक लाएंगे, तो कई दफ़ा उनका रिदम नहीं बनता। तो उनको वैसे ही 2-2 ओवर्स की एक प्रैक्टिस वाला स्पेल करा देना चाहिए, दूसरे बॉलर्स का लोड थोड़ा कम हो जाता है। कल जो क्रिकेट खेली है, बैटिंग की है हमारे लड़कों ने, वो 1980 वाली की है। उन्होंने 10 ओवर में किए 70, हमने 10 ओवर में किए 23। कितना बड़ा फ़र्क है। फिर हमने किए 20 ओवर में 60, उन्होंने 20 ओवर में 100 किए हुए थे। तो ये एक बड़ा अच्छा मतलब उन्होंने अडॉप्ट किया था। और जो अभी ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात करें, मैच्योरिटी की, अभी साइम ने पिछले फर्स्ट क्लास सीज़न में कहा था तो मैं 200 किए हुए हैं। इसका मैं अभी स्कोर देख रहा था, 6-7 हज़ार स्कोर है इसका, सलमान अली आगा का 169 इसका हाईएस्ट है। तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट से आप में वो टेम्परामेंट आता है कि आप खड़े रहें और सब्र के साथ और खेलें, दैट इज़ अमेजिंग। और जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे नज़र आई, जो कि टीम यूनिटी के लिए बहुत अच्छी है, कि कल सलमान अली आगा ने उसको अपना मैन ऑफ द मैच दे दिया। दैट वाज ग्रेट। मतलब है कि वो ना लें, लेके ना जाएं, व्हाटएवर, मगर इतना अच्छा लगा। और उससे एहसास हुआ कि उनको सलमान अली आगा को बड़ी दिल से खुशी हुई कि उन्होंने इतनी अच्छी इनिंग खेली। ये बड़ा अच्छा जेस्चर था, और हम लोग ज़रूर दिखाएंगे भी किस तरह उन्होंने। 1980 में हार जाते थे, पर ये फर्क था। नहीं, बहुत मैच जीतते थे यार। 1980 में इंडिया हमसे कभी जीता ही नहीं। 1980 में इंडिया आज कभी जीता ही नहीं। अच्छा, तो भट्टी साहब, आई थिंक साथ साथ हमें अबरार की भी तारीफ करनी चाहिए। उनके जो आखिरी 5 ओवर्स थे बड़े इकनॉमिकल थे, बट आई थिंक 8 या 7 रन ही उन्हें सिर्फ कंसीड किए। तो सो ही ऑल्सो प्लेड अ वेरी गुड रोल। आई नो कि बाकी सलमान और उनकी तारीफ करते हुए हम इनको मिस आउट ना कर दें। देखें, बिल्कुल अबरार इस पूरी, बल्कि जिम्बाब्वे के टूर में भी हमने देखा, अबरार एक अब डिफरेंट बॉलर में हमें नज़र आ रहे हैं। क्योंकि मुझे याद है कि जिम्बाब्वे में एक मैच में कप्तान ने उनसे नई गेंद भी करवाई, तो अबरार ने जो प्रेशर बिल्ड रखा उसकी वजह से हमारे फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट मिली। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हारिस रऊफ जो हैं वो बिल्कुल ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं। कल एक बिल्कुल डॉली कैच आया जो उसने गिरा दिया। बॉलिंग में भी हारिस रऊफ इतने अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं। देखिए, कल जो सबसे खुशी हुई, देखिए एक तो हमारा मुल्क जीत गया, एज ए पाकिस्तानी हमारे सबके लिए खुशी की बात है। लेकिन शरत के उस पार जहाँ कुछ लोग हमारे जो भारत के जर्नलिस्ट थे वो चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड नेगेटिव ट्वीट्स कर रहे थे, कल उन्होंने जिस तरह सलमान अली आगा और साइम अयूब के बारे में रिमार्क्स दिए, एक ने तो ये लिखा कि एन अदर सईद अनवर इन मेकिंग। उन्होंने कहा कि इनके अर्ली डेज हैं, लेकिन उसमें सईद अनवर की झलक नज़र आती। तो इसका मतलब है कि हमारे पास टैलेंट है। सिवाय एक चीज़ जो कल थोड़ी सी ऑकवर्ड लगी, रनिंग बिटवीन द विकेट्स, वो काफ़ी मैस था, उसमें कामरान गुलाम रन आउट भी हुए। लेकिन मेरा ख्याल ओवरऑल पाकिस्तान ने कल बिल्कुल वो 80 वाली क्रिकेट इसलिए खेल रहे थे कि उनके सामने एक स्कोर था, वो सिचुएशन के मुताबिक चल रहे थे। लेकिन ये टीवी का जो कैमरा है और ये जो माइक्रोफोन है, ये देखें बहुत सारी चीज़ों को सामने ले आता है। अब हमारे सीनियर्स ने जिस तरह की बैटिंग की और फिर जूनियर्स जिस तरह आपस में डिस्कशन कर रहे थे,
और हम उनकी जो गुफ्तगू माइक के ज़रिए सुन रहे थे, तो गेम अवेयरनेस जो है वो नौजवानों में जिस तरह है, और आखिर में वो नसीम शाह एक वक्त पे कह रहे थे सलमान अली आगा को कि वो सिंगल लीजिएगा जो लंबी सिंगल हो ताकि रन आउट का तो चांस बीच ना हो। में बॉलर भी आ तो गया है। मतलब ठीक है। गेम अवेयरनेस यंगस्टर्स में नजर आ रही है, ये बहुत अच्छा साइन है पाकिस्तान। ठीक है, ठीक है, हम लोग नॉट एक क्विक ब्रेक ले रहे हैं। अच्छा ठीक है, अच्छा हम लोग बात कर रहे थे, ब्रेक पे अभी नहीं जाते, बट लेट्स कंटिन्यू दिस फातिमा, जो कन्वर्सेशन। अभी जो भट्टी साहब बात करें ना गेम अवेयरनेस की, ये लड़कों में और ज़्यादा आ जाएगी। ठीक है सिको, अगर हम गेम अवेयरनेस की बात करें तो ठीक है कंटिन्यू करें। अच्छा, यही चीज़ मैं चाह रहा हूँ कि देखें पिछले 3 साल से क्या हो रहा था कि बाबर अपनी जगह नहीं छोड़ते रहे, रिजवान अपनी जगह नहीं छोड़ते। मैं जो बार बार हर प्रोग्राम में कहता हूँ कि जो बैट्समैन है हमारे नीचे वाले, तैयब है, इस वक्त इरफान है, उससे पहले जो गुजर गए वो तो गुजर गए, इनको आप भेजें ऊपर, इन्हें खेलने दें। देखें इब्रार को कितने अरसे, लंबे अरसे तक आपने बॉलिंग ही नहीं करवाई थी। अगर याद हो आपको, वर्ल्ड कप से पहले हम शोर मचा रहे थे ना, उन्होंने 2-3 सीरीज़ में बॉलिंग ही नहीं कराई। आप जब बॉल कराते हैं तो वो अच्छे लगते हैं ना, अच्छा उसमें कॉन्फिडेंस आता है, वो अच्छा होता है। तो ये एक बहुत ही एक अजीब सी चीज़ थी पाकिस्तान टीम में। आई होप कि इसको इम्प्रूवमेंट आ जाए, इसमें लड़कों को प्रॉपर चांस दिया जाए, तो हमारे पास टैलेंट बहुत है। बाय द वे भट्टी साहब, रनिंग बिटवीन द विकेट्स बात करें तो कमेंटेटर्स कह रहे थे पीसीबी माइट एज वेल हायर रनिंग कोच एज वेल, बट एनीवे। अच्छा बट राशिद से भी बात करेंगे। अच्छा अभी तक मुझे थोड़ी सी जो एज अ कन्फ्यूजन एज अ फैन मुझे है कि इसमें इरफान खान नियाजी का क्या रोल है, एंड ऑल्सो डोंट यू थिंक नसीम शाह इज़ अ बेटर बैटर देन शाहीन अगर वो ऊपर आ जाए? ये दो मुझे इनकी यूटिलिटी समझ नहीं आ रही, एक तो इरफान खान और फिर दूसरी आप ज़रूर बात करेगा बट नसीम शाह। नसीम शाह थोड़ा सा उनका दिमाग ज़्यादा काम करता है बैटिंग के वक्त। 2-3 मैचेस हुए हैं अफगानिस्तान के खिलाफ भी, देखें इस्लामाबाद यूनाइटेड के भी 1-2 मैचेस हुए हैं जिसमें उन्होंने जब ज़रूरत पड़ी तो स्टेक किया है, जब ज़रूरत पड़ी तो बड़ी हिट मारी है, और जब सामने प्लेयर मौजूद है बैट्समैन तो खुद बड़ी हिट नहीं मारी। कल एक बॉल रिसीव ज़रूर हो गए, वो शमशी की रॉन्ग वन पे वो निकल गए, थोड़ा सा वो हो सकता है कि आपको रीड नहीं हुई, लेकिन उसके बाद फास्ट बॉलर को जॉनसन को पूरा ओवर मैडन खेल गया, तो ये एक अच्छा साइन है उसकी बैटिंग के लिए। बॉलिंग तो वो करते ही हैं, जैसी भी कर रहे हैं, लेकिन बैटिंग कल बहुत इंपॉर्टेंट थी उनकी। शाहीन हिट मार सकते हैं, हिट मारने की ज़रूरत शायद थी नहीं थी, लेकिन नसीम रिलायबल ज़्यादा है शाहीन से, छक्के हो सकता है ना मारे, लेकिन आपने छक्के करके दिया। 32-33 की पार्टनरशिप, देखें ये छोटे मैच में 240-50 में 2 बड़ी पार्टनरशिप हो जाएं या 3 छोटी बड़ी पार्टनरशिप हो जाएं तो आप आगे चले जाते हैं। पहली 41 की बाबर की पार्टनरशिप हुई है साइम के साथ, फिर 140 प्लस की हुई है साइम एंड आगा की, फिर आखिर में 33 की शायद पार्टनरशिप हुई, वहाँ पे मैच जीत गए। आप उनका साउथ का भी ऐसे ही देखिएगा। तो नसीम शाह आगे भेजने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये अच्छी चीज़ है कि आपके पास ऐसे बॉलर्स, फास्ट बॉलर मौजूद हैं जो थोड़ी बहुत बैटिंग, मतलब हम टैग गलत लगा देते हैं कि ऑलराउंडर। शाहीन के ऊपर जो ऑलराउंडर के टैग लगा रहे हैं वो गलत लगा रहे हैं। ओके, मेरे ख्याल से वो ठीक है, मार लेते हैं छक्के T20 में। और अब्बास आफरीदी पे भी हम लोग बोलते हैं यार अच्छा ऑलराउंडर, वो बैटिंग कर सकते हैं, हम टैग नहीं लगाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये टैग्स जो है ना ये सही नहीं है। बट इरफान खान नियाजी का अहमद, व्हाट डू यू थिंक? आई मीन जस्ट हिम कमिंग इन एट नंबर 7। उसको उन्होंने उधर के लिए रखा हुआ है, जो टीम की फॉर्मेशन है ना उसके अंदर इरफान खान नियाजी का जो रोल है वो यही है कि एंड वाले ओवरों में 2-4 छिक्के चुक्के मार ले, इसलिए उसको यूज कर लें। हालांकि वो इस तरह का प्लेयर नहीं है, वो बेटर बैट्समैन है, लेकिन आप देखें ना बेटर बैट्समैन का क्या फायदा है कि कामरान गुलाम जो परफॉर्मर है उसको चौथे नंबर पे नहीं भेजा जा रहा है, तो फिर आप इरफान खान नियाजी का कैसे एक्सपेक्ट करते हैं वो ऊपर आ जाए? देखिए मेरे लिए ये चीजें कंसर्न नहीं है, मेरे लिए कंसर्न है कि 240 के ऊपर भी आपका ओपनर 0 पे आउट होता है और उसके बाद बाबर आजम आते हैं और वो बाकी सारे फॉर्मेट्स की तरह वनडे में भी अपनी फॉर्म खोते जा रहे हैं। देखें कि ऑस्ट्रेलिया की सीरीज वो वनडे खेले, जो हम कहते हैं कि उनका फॉर्मेट है 37 स्कोर उन्होंने हाईएस्ट किया, और यही होता है कि जब आप इस तरह की फॉर्म के अंदर एक बैटर होता है, क्योंकि पता नहीं इनको बैटर्स का पता भी है कि माइंडसेट क्या चलता है सिलेक्टर्स को कि नहीं, आप प्रेशर एडिट करवाते जा रहे हैं छोटे फॉर्मेट के अंदर, उसको डाल के आप इतना प्रेशर एडिट करा दिया है कि उसके बाद आपको फेलियर्स देखते हैं। आप ये नहीं कहते कि एक नया फॉर्मेट आ गया, आप उसी तरह खेल रहे होते हैं कि जिस तरह आपके पिछले 2-3 मैच में फेलियर्स आए होते हैं। और कल देखिए
वनडे भी आया तो वो इसी तरह खेल रहे थे कि इसको डर लग रहा था, जो कि एक टाइम पे हम देखते थे कि जब नए नए आए थे क्या फ्लेयर के साथ वो खेलते थे। अब वो बाबर आजम हमें नजर ही नहीं आते हैं। अब वो एक शेल में खेलते हैं और ये डर के खेलते हैं कि मैं कहीं आउट ना हो जाऊं, मेरे से स्कोर नहीं हो रहे। ये कंसर्निंग पार्ट है और इसमें बाबर आजम का कोई कसूर नहीं है। ये उन लोगों का कसूर है कि जो उसको छोटे फॉर्मेट में दोबारा से डाल दिया जिन्होंने, और प्रेशर एडिट करा दिया। और उसके बाद उन लोगों का कसूर है कि जो उनको टेस्ट में ड्रॉप करके बगैर किसी परफॉर्मेंस के दोबारा से टेस्ट में भी ले आए। ये सारी चीजें कर ये रही हैं, बाबर आजम को एज अ बैटर जो है उस पर प्रेशर ऐड कर रही हैं। और आगे चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आपका नंबर 1 ओडीआई का जो बैटर है वो इस तरह की फॉर्म में है, और उसके साथ लीडर जो है आपका पिछले काफी अरसे से उसकी परफॉर्मेंस निकल के नहीं आई, जो निकल के भी आए वो अकेला ही मैच हरवा दिया उन्होंने। ये साइन ऑफ कंसर्न जरूर है मूविंग फॉरवर्ड इनटू चैंपियंस ट्रॉफी। Of course, we are also prepping for Champions Trophy, but हमारे top 5 batters, how they've performed in the last 5 ODIs, जो आखिरी 5 ODIs है, उनमें हम एक दफ़ा परफॉर्मेंस को नज़र डाल लेते हैं। विद मोहम्मद रिजवान 87 रन बनाए हैं एक्सक्यूज मी, ये लास्ट 5 मैचेस के, जस्ट बाय द वे। बट यस, साइम अयूब 306 runs and best उनका 113 है. So yes, these are some stars we talk about. Abdullah Shafiq, of course, we want a better performance from him the upcoming matches. देखिए ये सिर्फ रिजवान की ये परफॉर्मेंस ना देखिए, साथ इनके T20s भी काउंट कीजिए, साथ टेस्ट इनिंग्स भी काउंट कीजिए। बड़े अरसे से आपके जो सीनियर बल्लेबाज हैं ये परफॉर्मेंस टीम को नहीं करके दे रहे, और इवेंचुअली जब वो लोग जो 6-6 साल से पावर के अंदर खेल रहे हैं, टीम एक्सपेक्ट करती है कि ज्यादा बल्क ऑफ द लोड ये लोग उठाएंगे और जो यंगस्टर्स हैं उनको कम काम दिया जाएगा। लेकिन यहाँ उल्टा हिसाब हो रहा है, यंगस्टर्स का डेवलपिंग का टाइम है और उन्हीं से परफॉर्मेंस डिमांड करके दी जा रही है, और वही परफॉर्मेंस करके अगर जब इक्का दुक्का मैच जीतते भी हैं, आप उन्हीं लोगों की परफॉर्मेंस से जीत रहे हैं। जहाँ ट्रांजिशन का टाइम दूसरी दुनिया पे आता है, आप देखिए वहाँ बुमराह आउट करके देता है और साथ वालों का लोड भी वो उठाता है, वहाँ कोहली रन्स करके देता है, तो यंगस्टर्स को डेवलप होने का टाइम मिलता है। यहाँ उल्टा ही हो रहा है कि पाकिस्तान के जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो बिल्कुल भी फॉर्म के अंदर नहीं है। और अगर मैं ये कहूँ, आई एम रियली सॉरी, आई डोंट वांट टू बी हार्श, कि शायद कहीं ना कहीं पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर्स अब उन पे लायबिलिटी बनते जा रहे हैं टीम पे। ठीक है, एंड सिको आपको भी लगा हारिस रऊफ बीइंग ऑफ कलर? वो तो देखो थ्रू आउट ही हैज बीन, जी जो मैं हमेशा कहता हूँ वो शॉर्ट गेंदें बहुत कर रहे हैं, वो जो टेप बॉल वाली बॉलिंग होती है ना वो थोड़ी ज़्यादा कर रहे हैं। बीच के अंदर वो उन्होंने जो पिछला मैच था, अगर आपको याद हो कि जब ये वेरिएशन कर रहे थे वो सब लड़के तैयार हो गए थे, हेंड्रिक्स जो था वो तैयार होकर खड़ा हो गया था। जैसे ही वो उनको पता था कि ये वेरिएशन के लिए गेंद करेंगे, और जैसे ही हम ये लोग स्लो रन बॉल डालते थे, अब बहुत ज़्यादा नहीं डालते। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब राइट आर्म लेग स्पिनर जो होता है, जब वो गुगली है, अगर हर ओवर में वो 2 गुगलियाँ करेगा तो बंदे रीड कर लेंगे आपको। आप हमेशा गुगली को एज अ सरप्राइज़ बॉल रखते हैं कि आप लेग ब्रेक करा रहे हैं, या जैसे इन स्विंगर करते थे अपने वसीम अकरम, शोएब अख्तर वगैरह, जब तिक्का या वकार यूनुस, ये तिक्का किस्म का जो इन स्विंगर था वो ठहर के पहले बैट्समैन को कहते हैं ना पक्का करके फिर करते हैं, तो वो करना बहुत ज़रूरी है आपका। तो वो चीज़ जो है हमारे जो हारिस हैं वो बहुत ज़्यादा जब स्लो रन बॉल देते हैं कि जिसमें वेरिएशन आ जाए, तो बैट्समैन अब तैयार हो गए हैं। उन्होंने T20 में जो हेंड्रिक्स ने 100 किए थे उसमें तोल के उसने मारा है। जितनी भी इसने और अब्बास ने गेंदें की हैं, ठीक है, उनकी so we'll talk more about that, and of course Saim Ayub, Salman Ali Agha के 141 वर्सेस साउथ अफ्रीका yesterday were the highlight। हम और इस पे बात करेंगे। सेकंड ODI में क्या कुछ अब चेंज देखना चाहेंगे लोग या नहीं, कंसिडरिंग चैंपियंस ट्रॉफी 2025 अराउंड द कॉर्नर है। अब हम एक्सपर्ट से पूछेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। 1-0 की लीड तो पाकिस्तान ने हासिल कर ली ODI सीरीज में। 3 ODI मैचेस है। सेकंड ODI में ऑफ कोर्स साउथ अफ्रीका विल ट्राई द बेस्ट कि वो उसको बाउंस बैक करें, एंड केप टाउन पे ये मैच खेला जाएगा। सो इंटरेस्टिंग होगा वहाँ की कंडीशंस कैसे होंगी, एंड जस्ट कंसिडरिंग कि सेकंड ODI में क्या कुछ पाकिस्तान बॉलिंग ऑप्शंस या कुछ बैटिंग ऑर्डर चेंज कर सकता है या नहीं, हम राशिद लतीफ़ से ज़रूर पूछेंगे। डिफरेंट पिच है, वहाँ पे रात में बड़ी मुश्किल होती है, हमें तो बहुत मुश्किल हुई थी वर्ल्ड कप में, टिक्कू भाई भी थे, इंग्लैंड के खिलाफ काफ़ी स्विंग होती है वहाँ पे। लेकिन कल देखा तो बहुत देर में 20वें ओवर में अंधेरा शुरू हुआ या शेडो आना शुरू हुआ था, लेकिन वहाँ मुश्किलात हुई हैं, होती हैं रात के मैच में। पिच डिफरेंट होगी, थोड़ा बाउंस और पेस नज़र आएगा हमें। हम लोगों ने स्पिनर्स पे डोमिनेट किया। कल हमने 27 ओवर्स किए हैं स्पिनर्स से, जिसमें कामरान गुलाम ने भी 2 ओवर डाले,
कामरान गुलाम अहमद को अच्छे तरीके से पता है, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर ही आए थे और बाद में अपने आप को मॉडिफाई किया, डेवलप हुए और बहुत ज़बरदस्त बैट्समैन बने। तो हमने 107 रन कंसीड किए थे कल, 7-8 विकेट्स हमने स्पिनर्स पे ही ली। यहाँ पे थोड़ा सा शायद लगता है ऐसे कि हमारे पेसर ज़्यादा कामयाब हो। कल हमें नज़र नहीं आया, कल सिर्फ 1 विकेट ली शाहीन ने, क्लासन की, जो आखिर में बोल किया। अदरवाइज फास्ट बॉलर ने बहुत अच्छी बॉल नहीं कर पाए, विकेट नहीं ले सके। तो केप टाउन थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, एक बॉलर शायद हमें मिसिंग लग रहा है। स्पिनर के लिए तो ठीक है, अगर ऐसी पिच मिली पाल की तरह तो चल जाएगा, लेकिन फिर हमें एक बॉलर ना ढूंढना पड़े पेस जो करता हो, जो तेज बॉलिंग करता हो। शायद हम ज़्यादा बैट्समैन से जा रहे हैं, अपने कॉन्फिडेंस हमें बैटिंग पे नहीं है। सीनियर बैटर से हमें जो उम्मीदें हैं वो मिल नहीं रही है, इसलिए हम ज़्यादा बैटर्स खिला रहे हैं। इरफान को इसी वजह से हमने किया है कि जहाँ पे फ्लॉप होते हैं और हम इसको लेके चलेंगे, और नीचे बिल्कुल फारिग हो जाते हैं हम। कल नसीम रुक गए, 33 रन बहुत होते हैं ऐसे क्रंच मैच में, लेकिन उसके बाद फिर टेल बहुत बहुत बुरी टेल है हमारी, जो कि होनी नहीं चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर पिच थोड़ी सी हो तिखी जिसको कहते हैं, तो हमें एक पेसर या ऑलराउंडर चाहिए हो। और आप किसको चूज करेंगे स्क्वाड में, बेंच पे देखे तो? बेंच में मेरे ख्याल से जहादाद होंगे हमारे जी। पास यहाँ पे नहीं, मौजूद। जहादात ओह, वो ओके। एक उस बॉलर हसनैन है और सिर्फ। हसनैन। आमिर जमाल को हम यूज सुफियान नहीं कर रहे, वो तगड़ा बॉलर था, बॉलिंग भी, और है ही नहीं, वो हमारी स्क्वाड में ही नहीं है ना। ऑस्ट्रेलिया में खेला, अगर इंजरी है हमें पता होना चाहिए, हमें कंफ्यूज करके रखते हैं। हम उसको चाहते हैं कि वो अच्छा प्लेयर है, खेले, पीसीबी या खिलाते ही नहीं है। इंजरी तो हमें पता होना चाहिए, हम उसको अपनी ये जो तबसरे कर रहे हैं उसका हिस्सा ही नहीं बनाए थे। एंड यू नो आई थिंक बटी साहब हमेशा ही सवाल रहेगा अबाउट आमिर जमाल। आई मीन ही वाज इतनी अच्छी प्राइम फॉर्म में, नॉट सीइंग हिम इन एक्शन बड़ी हार्ट ब्रेकिंग है ये देख के। देखिए, मुझे लग रहा है कि आमिर जमाल जो हैं हाँ। वो फिटनेस मसाइल से दो चार हैं, लेकिन ओके। वो टेस्ट टीम के साथ साउथ अफ्रीका में। अच्छा, अब लोग पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान की टेस्ट टीम कहाँ है। देखें, टेस्ट टीम जोहान्सबर्ग में है, और ये प्लान किया था जैसन गिलेस्पी ने। फिर जैसन गिलेस्पी का आपको पता है कि कंट्रोवर्सी हुई, उन्होंने रिज़ाइन किया, वो नहीं गए। अब सुना है कि शान मसूद और 5-6 जो टेस्ट टीम के लड़के हैं वो वहाँ लोकल कुछ उन्होंने प्लेयर्स लिए हैं, उनके साथ वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मेरा पीसीबी से ये सवाल है कि अगर आपके पास कोचेज़ ही नहीं है उन प्लेयर्स के लिए, तो फिर टेस्ट टीम को या तो आप इस वाइट बॉल स्क्वाड के साथ नथी कर देते ताकि हमारे ये कोचेज़ उनको लुक आफ्टर करते। अब वो वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो मेरे ख्याल में आमिर जमाल के बारे में पीसीबी को क्लियर कट बताना चाहिए कि उनके साथ क्या मसला है। कि आप कहते हैं वो ऑलराउंडर हैं, अगर ऑलराउंडर हैं तो वाइट बॉल फॉर्मेट में हम उनको इग्नोर कर रहे हैं। जब वो टीम में थे तब उनको खिला नहीं रहे थे। मेरे ख्याल में थोड़ा सा सिलेक्शन में हम हार्ड लाइन ले रहे हैं। ठीक है। अब जिस तरह हसनैन, मेरे ज़ाती ख्याल में हम ये नहीं कह रहे कि आप हारिस रऊफ को टीम से निकाल दें, हारिस को आराम दें, हसनैन को खिलाएं। अबरार बहुत अच्छी बॉलिंग करें, जब साउथ अफ्रीका का कप्तान बबूमा बैठ सकता है वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत, तो मेरे ख्याल में अबरार को भी थोड़ा बिठाकर या सुफियान- इरफान को बिठाकर सुफियान मुकीम को ट्राई करें। हाँ, एक्चुअली अहमद इट्स नॉट अ बैड ऑप्शन। अब सुफियान मुकीम इज सच अ गुड बॉलर, आई डू वांट टू सी हिम इन एक्शन। और बिल्कुल सही, हसनैन को भी खिला के देख लें। अभी आप चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी तो कर ही रहे हैं ना। देखिए, शॉर्टर फॉर्मेट के अंदर सुफियान मुकीम ने बेहतर बॉलिंग की थी। उसके बाद एक मैच में जब उनको आखिरी ओवर कराया गया उसमें 3 छक्के पड़े, तो उसके बाद अगला T20 भी वो बाहर हो गए। अगर फैसल अकरम की बात करें ओडीआई के अंदर, तो देखिए फैसल अकरम बुरा ऑप्शन नहीं था, लेकिन आई डोंट नो कि वो टीम के साथ भी नहीं है। उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। मुश्किल होना था साउथ अफ्रीकन बैटर्स के लिए उसको हाथ से पिक करना, क्योंकि आप अगर क्लोजली वॉच कर रहे होंगे तो इब्रार को वो पिक ही नहीं कर पा रहे हैं, वो थ्रू द पिच खेल रहे हैं। और जब भी आप पिच से खेलते हैं, आप कभी भी उस बॉलर को ना तो कंफर्टेबली खेल सकते हैं, एटलीस्ट डोमिनेट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो फैसल अकरम भी एक अच्छा ऑप्शन था। ऑफ कोर्स यंगस्टर है सुफियान मुकीम, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन वो उस तरह हमें देखने को उस चीज़ें मिल नहीं रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से बिल्कुल भी। और अगर आप इस पिच की बात करें, यहाँ पे थोड़ा सा पाल के अंदर होता है कि जब डे टाइम चल रहा होता है तो स्पिनर्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, लेकिन शाम का एक पहर आता है जब लाइट्स ऑन हो जाती हैं, बॉल स्किड होके आने लग जाता है। इसी तरह अगले भी जो केप टाउन की भी बात कर रहे हैं, वहाँ पे फास्ट बॉलर्स के लिए जिप बिल्कुल मौजूद होगा, लेकिन हसनैन के ऊपर शायद कॉन्फिडेंस नहीं है
कप्तान का या टीम मैनेजमेंट का। और अगर आप मुझसे पूछेंगे, राइटली सो, हसनैन ने इतना अच्छा रिदम शो नहीं किया जितने भी मैचेस उनको मिले हैं ना। एक वो रिदम होता है ना, वो ही उन्होंने शो नहीं किया। परफॉर्मेंस होना ना होना ये बात की बात हो जाती है, लेकिन रिदम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मुझे खुद बहुत पसंद है, मैं इनका बड़ा एडवोकेट रहा हूँ हसनैन का, लेकिन कहीं ना कहीं जब से एक्शन इनका चेंज हुआ है, पीएसएल में आके इन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन जब से इंटरनेशनल क्रिकेट में ये साथ साथ है, इनका वो रिदम नजर नहीं आया। बकदरे मोहम्मद अली जो है डोमेस्टिक के अंदर, वो वाइट बॉल से एक बेटर बॉलर और बेटर शेप में नजर आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा सिकंदर, आप ये देखो फातिमा भी ये जो बात करें ना, आप मोहम्मद अली को ले जाएं, आप हसनैन को ले जाएं, मोहम्मद अब्बास को ले जाएं, यार इनको प्रॉपर चांस तो दें। आप चांस नहीं दे रहे। हमारे प्लेयर देखें, साइम को चांस मिला, वो एक प्लेयर में डेवलप हो गया ना आपके सामने। लोगों ने, कई क्रिकेटर्स ने डाला है कि जी हमें भी इतना चांस मिलता तो हम भी बन जाते, क्योंकि उसको चांस मिला, उसने प्रूव किया। हमें चांस देना है। आप मोहम्मद अली को ले आएँ, हसनैन को ले आएँ, दूसरे और कोई फास्ट बॉलर को ले आएँ, कुछ नहीं होगा। जहांदात को खिला दें, कुछ नहीं होगा। आप प्रॉपर खिलाएं तो उनको ओवर कराएं। ये ना करें कि उनको 2 ओवर कराए, थोड़ी सी मार पड़ी निकाल दी। जब इसी तरह बैटर्स के लिए मैं कहूँगा कि आप इरफान और ताहिर इस वक्त हमारे मिडिल ऑर्डर में आप उनको रखा हुआ है, आप बैटिंग का चांस ही नहीं दे रहे। भाई रिजवान नीचे आ जाओ, कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। आप छठे नंबर पे आ जाओ, ये जो बैट्समैन हैं इनको ऊपर कर दो। लेट्स सी कि वो कैसे खेलते हैं। अब ये इरफान का क्या होगा अगर 1-2 मैच में इसी तरह उसकी बारी आई और उससे रन्स नहीं हुए, उसके छक्के नहीं लगे जो जिसके लिए उसको रखा गया, तो फिर क्या होगा? वो भी एक कोने में अंधेरों में गुम हो जाएगा। ये गलत है। तो मैं ये समझता हूं कि सिक्कू भाई बिल्कुल सेंस करते हैं, बिल्कुल मेक सेंस करते हैं। सिक्कू भाई बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी सर पे है, और एज अ कैप्टन रिजवान को ये सोचना चाहिए कि उनके ज्यादा से ज्यादा बैट्समैन ज्यादा से ज्यादा बॉल्स खेलें और इनफॉर्म हो। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक अगर रिजवान नीचे भी आ जाते हैं, और ये सिक्कू भाई जो बार बार बात करते हैं, इट मेक सेंस और बड़ी वैलिड पॉइंट है ये। अच्छा, एक चीज़ आज मॉर्निंग शो में राशिद ने बहुत अच्छी एडवाइस की है कि मिडिल ऑर्डर के अंदर हमें साउथ शकील को लाना चाहिए वनडे के अंदर। देखिए वनडे के अंदर साउथ शकील इज़ अ टेस्ट क्रिकेटर, और वो लेफ्ट हैंडर भी है, और उसने टेस्ट क्रिकेट में बहुत अच्छा स्कोर किया हुआ है। उसका वो टेम्परामेंट है देर तक खेलने का, 50 ओवर वाला। तो व्हाई नॉट ट्राई हिम टू इन द मिडिल ऑर्डर। आप इसको ट्राई करें। अब रिजवान को ये फैसला, भाई वो मॉर्निंग में था। हाँ मॉर्निंग शो में राशिद नहीं, वो कह रहे हैं इवनिंग हो गई। अच्छा इवनिंग में भी हमें बता देना, ये क्या बात हुई? राशिद जी चलो आप पूछ लें। 2003 की बात कर रहे थे वर्ल्ड कप की, मुझे याद है मैं भी केप टाउन में था। जेम्स एंडरसन ने जो पहली गेंद कराई पाकिस्तान की इनिंग्स की, पाकिस्तान टारगेट चेज कर रहा था, शाहिद आफरीदी ने स्ट्रेट छक्का मारा है। उसके बाद उस जमाने में जेम्स एंडरसन को लोग जानते नहीं थे। फिर जो जेम्स एंडरसन ने सांप निकाले हैं, तो ऊपर से उन्होंने 4 पाकिस्तान के आउट किए, और पाकिस्तान वो मेरे ख्याल शोएब अख्तर ने जाके नीचे कुछ स्कोर किया। वो शोएब अख्तर ने 45 रन कर दिए थे। अगले मैच में टूर्नामेंट में पहले ही पैड करके आ गए कि मैं सबसे ज्यादा रन किए, मैं ऊपर जाऊंगा। सारे रजाक सबके ऊपर जाने लगने की कोशिश की थी, लेकिन वो इनिंग जो थी छक्के के मार दी। शोएब ने बहुत सी बैटिंग की थी वहाँ पे। अच्छा वो बात हो रही थी, हमें ये वनडे क्रिकेट में ना थोड़ा मैच्योर बैट्समैन चाहिए। लाइक जैसे अभी तक फुल के सामने नहीं आए, नंबर्स का भी फर्क होगा। अभी कामरान गुलाम बहुत सीजन प्लेयर है, इसी तरह के हमें प्लेयर चाहिए। जिस जमाने में हारिस सोहेल हुआ करते थे या दूसरे प्लेयर हुआ करते थे कि लंबी बैटिंग नीचे कर सकें, क्योंकि हमारे लिए ये तो कंडीशन हमें सूट करती थी। जहाँ पे थोड़ा बाउंस और पेस मिलेगा वहाँ पे हमें स्ट्रगल करेंगे हम। तो इसीलिए पक्का एक प्लेयर चाहिए होगा, अभी नहीं तो बाद में भी, क्योंकि फखर को भी मुझे लगता है कि आना है इस टीम के अंदर। तो हमारी टीम डेवलप होती हुई नजर आ रही है। अगर सलमान अली आगा नंबर 5 पे 6 पे इतनी अच्छी कारकर्दगी दिखा सकते हैं, फिर हमारी बैकअप में अगर अब्दुल्ला शफीक चले जाते हैं या बैकअप में हमारे इरफान चले जाते हैं, तो आपको फ्यूचर भी बन रहा है और आपकी मेन टीम भी डेवलप होती हुई अच्छी बनती हुई नजर आई। जी राश भाई, इस कामरान गुलाम तो बेचारे हम ब्लेम ही नहीं कर सकते ना, उनकी तो बैटिंग ही नहीं आई है बेसिकली। हम ट्रस्ट तो कर सकते हैं, हम उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं कि अच्छा कोयटा ग्लैडिएटर्स राशिद भाई पीएसएल में देने चाहिए और कप्तान बनाने जा रहे हैं। मौका मिलेगा वो करेगा। जिस तरह से बिजी प्लेयर है ना वो करेगा। जी ठीक है, सॉरी अब भट्टी साहब आप अपना मैं राशिद भाई कह रहा था कि कोयटा ग्लैडिएटर्स सऊद शकील को कप्तान बनाने जा रही है इस साल भी पीएसएल में, लेकिन हम लोग उसको लास्ट ईयर तक वो हमारे वनडे प्लान में था, लेकिन अचानक फिर हमने उसको गायब कर दिया। अच्छा क्योंकि हम लोग मैच्योरिटी की बात करें, एक बैटिंग एक रिजवान के आउट जिस तरह कल हुए थे, हम लोग चाह रहे हैं हम लोग सबके डिस्कस करना। वी वांट टू नो, आप लोग सब
जो क्रिकेटर्स है आपका पॉइंट ऑफ व्यू और जिस तरह उन्हें मेस बनाया, ही लुक्ड वेरी अनकंफर्टेबल। राश भाई आपने भी देखा होगा, ऐसा लग रहा था कि ही डज नॉट हैव अ टेक्निक, और ऐसा है ही भी नहीं। हम क्या दिखा भी सकते हैं उसको फुल स्क्रीन पे किस तरह आउट है? प्लीज आप सबकी एनालिसिस चाहिए। राशिद भाई, मैंने तो you पहले ये first। बात में कहा हुआ है कि उनका ऑफ स्टंप वीक नजर आता है। अच्छा, और चलिए मैं आप दूसरा प्रिडिक्शन भी कर दूं, इस इनिंग के अंदर आपने अगर बाबर को बैटिंग करते देखिए, वो शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद को वो थोड़ा हिल कर खेल रहे हैं। अगला अटैक उनके ऊपर आप देखिएगा बाबर पे शॉर्ट गेंदों का हो। अच्छा ठीक है, पर अब भी हम लोग रिजवान के इस आउट की बात करें जी राशिद, उनके जो हम देख रहे थे कितने अनकंफर्टेबल लग रहे थे, ऐसा लग रहा था निगोशिएट कर रहे हैं उसके साथ। बता सकते हैं, मैं थोड़ा बहुत ये बता सकता हूँ कि ये तीनों फॉर्मेट एक ही तरह से खेल रहे हैं। टेक्निक आपकी वैसी होती है, लेकिन तीनों फॉर्मेट में आप टैक्टिक्स चेंज करते हो अपनी। आप अगर वाइट बॉल में T20 में वनडे में मिडिल में खड़े हो रहे हैं और टेस्ट मैच में भी मिडिल में खड़े हो, तो वो आप फिर मौका दे रहे हैं ज़्यादा, बल्ले पे बॉल ना लगी पैड पे लगेगी। इसमें भी आप देखें थोड़ा फीट की मूवमेंट बहुत आपकी अहम होती है। अगर आपको पाँव आगे जाते ही नहीं है, बॉल को फिर आप घुसने दे रहे हैं। बॉल को आप कवर करते हैं अपनी बॉडी के साथ, अपने हेड के साथ, अपने अपर पोर्शन के साथ बॉल के ऊपर जाते हैं। यहाँ पे देखें अपर पोजीशन बहुत हाई है इसमें, और जब बॉल नीचे रहेगी, जहाँ लो रहेगी, तो आपको आइडिया नहीं होगा, फिर आप अपनी मर्जी से नहीं खेल सकते, कंट्रोल नहीं होगा बैट का। जब आपकी बॉडी कंट्रोल होगी, बैलेंस होगा, तो बैट कंट्रोल में आएगा। इनका बैट पूरी सीरीज में कंट्रोल में नहीं लग रहा। वजह यही है कि नीचे से बैलेंस आउट हुआ है। बाकी अहमद सही बता सकते हैं। जी अहमद। नहीं, राशिद भाई ने ठीक बात की है। देखें, ये ओपन होते हैं, आप इनके जिस मैच में रन्स किए हैं वो भी उठा के देखें, ना उठा के देखें, जिसमें नहीं किए वो भी उठा के देखें। जब बॉटम हैंड बहुत ज्यादा मजबूत होता है, और जिस तरह राशिद भाई ने बोला कि आपका अगला पैर बिल्कुल आगे बॉल की तरफ जाता ही नहीं है, फिर बॉटम हैंड की वजह से आपका ये बाजू जो है बल्ला बाहर जाता है और खुल जाता है। हर बॉल पे ये खुल जाते हैं। और फिर हमने पहले भी ये बात की थी, इसको कोई मजाक में, पता नहीं ये जो कोचिंग बैठी हुई है ये इसको सीरियसली क्यों नहीं लेता। बहुत ज्यादा बाउंड्री बॉल मिलते हैं रिजवान को, जो फॉर एग्जांपल कोई अच्छा कन्वेंशनल, फॉर एग्जांपल बाबर आजम को जब वो बॉल मिले तो बाबर आजम उसको बाउंड्री के बाहर पहुंचाएंगे, चौका मारेंगे, चाहे वो कट वाला बॉल है चाहे वो ड्राइव वाला बॉल है। लेकिन क्योंकि रिजवान सिर्फ बॉटम हैंड प्लेट है और जो है ना बिल्कुल क्रीज के अंदर घुस जाते हैं और वो एक ही साइड पे खेलना चाहते हैं, उनका एक ही शॉट है, तो जब आप माइंड को एक ही मैसेज देते हैं आपकी बॉडी उसी तरह रिएक्ट करती है। और जब बॉल वहां पे नहीं आता तो इसलिए मिजरेबल पोजीशंस बनाते हैं वो। आप देखें कल भी जिस तरह आउट हुए हैं, उससे पहले भी जो आउट होते हैं वो खुल जाते हैं। ये कंधा जो राइट शोल्डर है उनका, ये बार बार खुलता है, और जब ये खुल जाता है इट्स अ टेरिबल टेक्निक टू हैव एज अ टॉप ऑर्डर बैट्समैन, एंड देन यूर अ लीडर। इसमें चले रिजवान की तो गलती कोई नहीं है, ये जो कोचिंग बैठी हुई है ये क्यों नहीं अभी तक इस चीज को समझ पा रही है कि अगर हम बैठ के यहाँ पे इस चीज को एनालाइज कर पा रहे हैं कि अगर एक चीज शॉर्ट होगी तो उसमें पाकिस्तान का फायदा, क्योंकि निकालने तो आप उनको लगे नहीं, आपके कप्तान है वो। को गलती बताने की कोशिश करेगा कोचिंग स्टाफ। ये मैं भी पूछने वाला था यार ये एक अलग डिबेट करें शो में, फिर ये आज के शो में नहीं हो सकता। जी जी आज ये चीज 30 सेकंड रह गए। इसमें ये है कि जब आप प्रैक्टिस अपनी कम कर देते हैं और जब आप कप्तान बन जाते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, तो इसलिए आप डाइवर्ट करते हैं अपनी चीजों को। प्रैक्टिस आपकी खत्म नहीं होनी चाहिए। आप जाते हैं 10-12 स्लो बॉल खेल के बल्ले से टैपिंग करके आप मैच खेल रहे होते हैं, ये सही तरीका नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का। आप उसी पेस के साथ 5 सेकंड देंगे। मैं ये जैसे वो अभी राशिद बोल रहा है, उसको चाहिए कि जाकर अपने क्लिप्स देखे और किसी एक्सपर्ट को पूछे कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। चलिए सही, बहुत शुक्रिया आप सबका। विल सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज।